नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तालिबान में नई सरकार से अफगानिस्तान में मचे हाहाकार की बात आज करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काबुल से है। काबुल में तालिबान की बैठक में नई सरकार के मंत्रियों की लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार में कौन कौन मंत्री बनेंगे ये तय हो गया है। आज मंत्रियों की जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में मंत्रियों के नाम सुनकर अफगानिस्तान में हाहाकार मच गया है। मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालय की एक्सक्लूसिव डिटेल आज हम आपको बताएंगे। आज एक एक मंत्री का बायोडेटा आपको बताएंगे और सुनेंगे अगर आप इसे तो पता चलेगा कि मंत्रियों के सिलेक्शन का क्राइटेरिया आतंकी हमले के अनुभव को कितनी प्राथमिकता दी गई है। आज तालिबानी कैबिनेट का विश्लेषण हम करेंगे। तालिबान की नई कैबिनेट पर बड़ी खबर। तालिबानी सरकार के चेहरों पर लगी मुहर। फट गया मंत्रालय, कर दिया ऐलान। एक तरफ जंग, दूसरी तरफ नई सरकार। क्या पंचशील में सरेंडर करेगा तालिबान? अमरुल्लाह सालेह से सुनिए पूरा वार प्लान। We have told the Taliban, the choice will be yours, and if you opt to fight, we will see you. If you opt to negotiate, we do not want the negotiation to be, as I said, a disguise for soft surrender or expression of allegiance or acceptance of the Taliban clerical dictatorship. Absolutely no. सालेह के ऐलान जंग का मतलब क्या है? G17 की इमरजेंसी बैठक में क्या निर्णय हुआ? काबुल एयरपोर्ट से यूक्रेन का प्लेन हाईजैक। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार। हमारे पास तालिबानी कैबिनेट की जो डिटेल है उसमें गृह मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री के नाम मौजूद है। सबसे पहले आपको अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में मंत्रियों के नाम बताते हैं, मंत्रियों के मंत्रालय के बारे में बताते हैं, कैसे आत्मघाती हमलों के एक्सपर्ट को अहम मंत्रालय सौंप दिया गया है, कैसे टेरर की ट्रेनिंग देने वाले को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। पहले उनके नाम आपको बताते हैं, उसके बाद तालिबान सरकार के नए मंत्रियों की पूरी कुंडली। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। तालिबान की लीडरशिप काउंसिल में अहम बैठक हुई और कुछ मंत्रियों के नाम पर मुहर लग चुकी है। यानी तालिबान की नई सरकार के चेहरे करीब करीब तय हो गए हैं। आपको तालिबान की नई कार्यवाहक सरकार से जुड़ी 10 बड़ी खबर बताते हैं। तालिबानी कैबिनेट पर बड़ी खबर नंबर 1, अफगानिस्तान की नई सरकार में सखुल्ला को शिक्षा मंत्री बनाया गया। तालिबान सरकार पर बड़ी खबर नंबर 2, तालिबान ने अब्दुल बाकी को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सौंपा गया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 3, रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम को अफगानिस्तान का कार्यवाहक गृह मंत्री बनाया गया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 4, अफगानिस्तान में नई सरकार में वित्त मंत्री का जिम्मा गुल आगा को दिया गया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 5, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का गवर्नर मुल्ला शिरीन को नियुक्त किया गया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 6, हमदुल्ला नोमानी को काबुल के मेयर की कुर्सी तालिबान की टॉप लीडरशिप ने सौंपी है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 7, नजीबुल्लाह को अफगानिस्तान के खुफिया विभाग का चीफ बनाया गया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 8, तालिबान ने अपने प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद को संस्कृति और सूचना मंत्री बनाया है। तालिबानी सरकार पर बड़ी खबर नंबर 9, तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरिस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया है।
तालिबान सरकार पर बड़ी खबर नंबर 10। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर तालिबान ने अजीजुल्लाह को बिठाया है। तो आइए पूरी लिस्ट जो मंत्रियों की बनी है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तालिबानी कैबिनेट में हम आपको गृह मंत्री से जरा मिलाते हैं। सदर इब्राहिम, तालिबान का खूंखार कमांडर, मतलब आतंक के मामले में जितना एक्सपर्टीज उतना बड़ा मंत्रालय सौंप दिया गया है। सदर इब्राहिम आत्मघाती हमलों का भी एक्सपर्ट माना जाता है। नेटो के खिलाफ ऑपरेशंस का हेड ये रहा है और इसे ही गृह मंत्रालय सौंप दिया गया है। रोड साइड धमाकों का इसे मास्टरमाइंड माना जाता है। दहशत फैलाने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अब हम आपको मिलाते हैं जरा नए नवेले शिक्षा मंत्री से जो तालिबानी कैबिनेट में कथाकथित तौर पर बनाए गए हैं। सखुल्ला तालिबान की शरिया कोर्ट में डेप्यूटी है। तालिबान के ट्रेनिंग कमीशन का हेड है। लड़ाकों की ट्रेनिंग का जिम्मा संभाला हुआ है। उसकी भर्ती का जो लड़ाकों का होता है उसका जिम्मा संभाला हुआ है। तालिबानी लड़कों की भर्ती का जिम्मा इस शख्स पर ही है। अब हम आपको अब्दुल बाकी से जरा मिलाते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री, तालिबान का टॉप कमांडर, उच्च शिक्षा मंत्री पद से दिया गया। टेरर ग्रुप हक्कानी जो नेटवर्क है उसका ये सदस्य है, हक्कानी नेटवर्क का। तालिबानी सरकार में संचार मंत्री था और अब इसे उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया है। कई आतंकी हमलों की प्लानिंग कर चुका है यही अब्दुल बाकी। तो अब आप उच्च शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं। अब अगला नाम जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है मोहम्मद इदरिस। सेंट्रल बैंक का डायरेक्टर होगा ये शख्स। बैंक को लेकर आप जानते हैं कि तालिबान की क्या सोच है। जो सबसे पहली बड़ी बात इस शख्स के बारे में वो हम आपको बता देते हैं। ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक कमीशन के सदस्य रहे हैं। वित्त मामलों का लंबा चौड़ा इनका अनुभव रहा है। और अब हम आपको मिलाते हैं गवर्नर काबुल से। कंधार प्रांत के रहने वाले मुल्ला शिरीन अब काबुल के गवर्नर बनाए जाएंगे। मारे गए तालिबान चीफ मुल्ला उमर का करीबी है। तालिबान के मिलिट्री इंटेलिजेंस का कमांडर रहा है। कई हमलों की प्लानिंग में ये शख्स शामिल रहा है। तो मुल्ला शिरीन से भी आप मिल चुके। ये अब गवर्नर काबुल बनेगा। अब जिस शख्स से हम आपको मिला रहे हैं वो है हमदुल्ला नुमानी, मेयर काबुल का मेयर बनेगा। यूएन की टेरर लिस्ट में नाम है जिस शख्स का, मतलब आतंकियों का, जैसा हमने आपको बताया जिसका जितना खौफ, विदेश यात्रा पर बैन लगा चुका है यूएन इसके। तो आपने पूरे मंत्रियों की लिस्ट देख ली है। अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या हो सकता है और कौन हो सकता है तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान का राष्ट्रपति। जी हां, अफगानी मीडिया के हवाले से फाइनल हो चुका है, तय हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। यहां समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार का प्रमुख कौन होगा। इसे आप तालिबान की वर्किंग स्टाइल से समझ सकते हैं। तालिबान की कमान इस वक्त मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा के हाथों में है। वही टॉप लीडर है और तालिबान के सारे फैसलों पर वही मुहर लगाता है। मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा की मदद करने के लिए 3 डिप्टी हैं। पहला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है और तालिबान की सरकार में मंत्री भी रह चुका है। दूसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब जो तालिबान के मारे गए आका मुल्ला उमर का बेटा है और मिलिट्री ऑपरेशन का हेड बताया जाता है। तीसरा डिप्टी है सिराजुद्दीन हक्कानी जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है, टॉप कमांडर। और 3 डिप्टी कमांडर रणनीति तय करने में 26 सदस्यीय लीडरशिप काउंसिल से मदद लेते हैं। तालिबान की इसी टीम ने अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने का फैसला किया है। यही टीम सरकार में अपने कमांडरों के रोल पर मुहर लगाएगी। अभी तालिबान की कमान मौलवी हिबतुल्ला के हाथों में है, लेकिन सरकार के चीफ की कुर्सी की रेस में मुल्ला बरादर का नाम सबसे आगे है। मुल्ला बरादर तालिबान के उन 4 सरदारों में शामिल है जो इस वक्त संगठन चला रहे हैं। हिबतुल्ला अखुंजादा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला मोहम्मद याकूब, सिराजुद्दीन हक्कानी। 20 साल बाद मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। अभी तक मुल्ला बरादर दोहा में बैठकर तालिबान और अमीर की अगुवाई वाले पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करता था। तालिबान के सबसे बड़े नेता और संस्थापक मुल्ला उमर के दामाद मुल्ला बरादर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी है। 1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और तब बरादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में एक मदरसे की शुरुआत की
फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की नींव रखी। 1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जा करना शुरू किया और फिर आखिरकार ये सिलसिला अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने पर जाकर खत्म हुआ। उस दौरान बरादर को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। मुल्ला बरादर इस दौरान तालिबान का उप रक्षा मंत्री तो था ही, वो कई प्रशासनिक पदों पर भी काबिज था। वहीं हिब्तुल्लाह अखुंदजादा भी अफगानिस्तान में तालिबान के प्रमुख बन सकते हैं। आज की तारीख में तालिबान को हेड कर रहा है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। ये संगठन का अमीरुल मोमिनीन यानी सबसे वफादार अमीर है। हिब्तुल्लाह तालिबान में काजी और चीफ जज भी रह चुका है। इतना ही नहीं, हिब्तुल्लाह ने अपने बेटे को साल 2017 में सुसाइड अटैक यानी आत्मघाती हमले के लिए भेजा था। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त अब मंत्रियों के नाम के बाद नई सरकार के प्रमुख का ऐलान हो सकता है। आज तक ब्यूरो। काबुल में तालिबान अपनी नई सरकार का ऐलान करने के फाइनल राउंड में है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर आज बहुत अहम G7 की मीटिंग हुई। आज G7 की मीटिंग में 5 सूत्रीय प्लान तैयार किया गया। प्लान का पहला सूत्र है अफगानिस्तान में फंसे लोगों को बाहर निकालना। दूसरा है आतंक के शिकार लोगों की मदद। तीसरा सूत्र है मानवता के आधार पर अफगान लोगों की मदद करना। और चौथा, अफगानिस्तान के लोगों को कानूनी रूप से सुरक्षित जगह पहुंचाना। पांचवा, अफगानिस्तान में नई सरकार के साथ डील करने की एक स्पष्ट नीति बनाना। आज 3 तस्वीरों में अफगानिस्तान का भविष्य आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर अफगानिस्तान पर तालिबान के कस्ते शिकंजे की। दूसरी तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के मुखिया को लेकर चल रही आखिरी दौर की बैठक की है। और तीसरी तस्वीर अफगानिस्तान में तालिबानी राज को लेकर हो रही G7 की इमरजेंसी बैठक की है। आपको यहाँ ये भी समझना है कि G7 की इमरजेंसी मीटिंग से पहले तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान आया। पहले उस बयान को सुनिए। Had agreed to withdraw all their forces by May 1st, but they violated that deadline. Now they have announced that they withdraw all their forces by August 31st. They should abide by their announcement. If they violate, so that would be a clear violation. It is up to our leadership to decide how to proceed and what to do. तालिबान ने 31 अगस्त तक विदेशी सेनाओं को अफगानिस्तान छोड़ने की नसीहत दी है। इस बयान को तालिबान की वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। तालिबान की वार्निंग पर दुनिया का जो रिएक्शन आया और काबुल से जो तस्वीरें आईं, उससे साफ है कि 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में नाटो सेनाएं मौजूद रहेंगी। हम आपको G7 की इमरजेंसी मीटिंग की इनसाइड स्टोरी बताएं, उससे पहले काबुल में आज तालिबान के टॉप लीडर और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स के बीच हुई सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताते हैं। काबुल में तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर से अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की मुलाकात हुई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बाइडेन प्रशासन और तालिबान के बीच ये पहली टॉप लेवल की मीटिंग है। रणनीति के तहत CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुल्ला बरादर की मुलाकात को गुप्त रखा गया। 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने को लेकर तालिबान से विलियम बर्न्स ने चर्चा की। याद रखने वाली बात यह है कि CIA ने ही 2010 में जासूसी कर पाकिस्तान में मुल्ला बरादर को गिरफ्तार करवाया था। आज उसी CIA के चीफ बरादर से मीटिंग कर रहे हैं। ये सीक्रेट मीटिंग तालिबान और अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ के बीच हुई। वहीं दूसरी इमरजेंसी मीटिंग तालिबान पर बड़ा फैसला लेने के लिए हुई, यानी तालिबान को मान्यता मिलेगी या फिर बैन लगेगा। दुनिया की 7 बड़ी शक्तियों ने मंथन किया, जिसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि G7 क्या है। G7 एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। G7 के सदस्य हैं UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। G7 में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। इस बार अफगानिस्तान के हालात पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आपातकालीन बैठक बुलाई। मीटिंग से पहले जॉनसन ने ट्विटर पर कहा था, आज मैं अफगानिस्तान में संकट पर एक आपातकालीन G7 बैठक आयोजित करूंगा। मैं अपने मित्रों और सहयोगियों से अफगान लोगों के साथ खड़े होने और शरणार्थियों और मानवीय सहायता के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए कहूंगा।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों को सुरक्षित निकालने, मानवीय संकट को रोकने और पिछले 20 वर्षों की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। तालिबान को उनके कामों से आंका जाएगा, न कि उनके शब्दों से। ब्रिटेन इस साल G7 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दा नंबर 1, तालिबान को आधिकारिक मान्यता देना या नहीं देना। मुद्दा नंबर 2, तालिबान पर कुछ प्रतिबंधों को लागू करना। मुद्दा नंबर 3, महिलाओं के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित करना। मुद्दा नंबर 4, तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन के लिए बाध्य करना। बड़ी बात यह है कि तालिबान के खिलाफ कनाडा की लाइन एकदम क्लियर है। कनाडा ने साफ कर दिया है कि तालिबान एक आतंकी संगठन है और उसे मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं फ्रांस ने 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं की मौजूदगी की बात कही है। ब्रिटेन वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जबकि अमेरिका तालिबान से बातचीत के पक्ष में है। वहीं जर्मनी और इटली का स्टैंड न्यूट्रल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तमाम मुल्क ये तय कर रहे हैं कि तालिबान के साथ क्या रिश्ता रखना है, अफगानिस्तान के साथ क्या रिश्ता रखना है, तो दूसरी तरफ बड़ी चुनौती है अपने नागरिकों की वतन वापसी। हिंदुस्तान में भी यही हो रहा है, लेकिन इसी बीच वहां से अफगानी सिख सांसद भी यहां पहुंचे हैं और वो पूरी कहानी तालिबान की बता रहे हैं। सुनिए। अनारकली कौर हमारे साथ, जो सांसद, सिख अफगानी सांसद इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। अनारकली जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अपने देश को छोड़कर दूसरे मुल्क में आना, आप इंडिया आई हैं, वो दर्द, वो जो पीड़ा है आज दुनिया को कैसे बताएंगी, जो आतंक इस वक्त अफगानिस्तान जिसका सामना कर रहा है? अनारकली जी। अभी तक तो कुछ की पता नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान में सिचुएशन ऐसी है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर ज़ोर पर कब्ज़ा किया। अभी तो अफगानिस्तान की कोई सरकार नहीं है और कोई गवर्नमेंट नहीं है। 10 दिन, तकरीबन 10 दिन हुआ कि तालिबान पूरा अफगानिस्तान पे कब्ज़ा किया, लेकिन ज़्यादा 1 महीना हुआ कि डिफरेंट प्रोविंस से कब्ज़ा किया था। लेकिन काबुल तो 10 दिन हो रही है, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। अभी तो कुछ की पता नहीं चलेगी, लेकिन लोग सब डरते हैं, क्योंकि वो तालिबान वो एरिया में जो है, काबुल नहीं लेकिन डिफरेंट प्रोविंस में जो है, वहाँ से डिफरेंट वीडियो सोशल मीडिया में आते हैं कि वो नून के तालिबान ने कैसे लोगों के साथ सलूक करते हैं, ख़वातीनों के साथ कैसे सलूक करते हैं। मैंने कल एक वीडियो देखा कि तालिबान एक लड़की को सब लोगों के सामने, आपने देखा हुआ कभी भी वीडियो में, क्लिप्स में मारते हैं। लेकिन ये वो सलूक है तालिबान की जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान जब तालिबान के कब्ज़े में थे, ऐसे ही सलूक थे। आप लोग वहां पर कई सालों से थे, सालों साल से वहां पर सिख जमे हुए थे, अब वहां पर अपरूट होना बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ये पता नहीं, हमारी उम्मीद है, क्योंकि देश तो मैं सुनी थी कि देश माँ है, लेकिन कभी भी ये महसूस नहीं किए कि देश, सब कहते हैं देश माँ है कैसी, लेकिन अब हमें पता लगा कि ठीक देश बिल्कुल माँ है। लेकिन आने वाले कल का या कितने घंटे बाद का कोई गारंटी नहीं है कि क्या होगा। हो सकता है। अनारकली जी, आपके मन में अगर बिल्कुल गारंटी नहीं है, परिस्थितियां बदल रही हैं, मन में क्या है आपके? आप लोग यहाँ आए हैं तो डर है, खौफ है या गुस्सा है ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने 20 साल की जो राह पर अफगानिस्तान चला था उसको बिगाड़ दिया है? मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ। अफगानिस्तान के हालात ऐसे ही हालात है कि हर 20 साल 10 साल या 15 साल एक ही चेंजेस आती है। जो कुछ वो 10 साल 20 साल में होता है सब बर्बाद जाते हैं। हमें खौफ डर इसका है, खौफ डर वो लोग है कि उन्हीं के कोई चांस नहीं मिलती, लेकिन वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से बाहर जाए। वो खौफ जो उन्हीं के दिलों में है, लेकिन कोई चांस उनके पास नहीं है। वो लोग जो बाहर निकलते हैं डिफरेंट फ़्लाइट्स में, उनको तो चांस मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग अफ़गानिस्तान में है कि कभी भी उनको ये चांस नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पीछे छूट गए, अनारकली जी, उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो लोग पीछे छूट गए हैं?
मैं क्या मैसेज दूँ? पहले हमारे साथ बहुत मैसेज थे, जब तालिबान नहीं थे हम लोगों को बहुत मैसेज देते थे, तालिबान को देते थे कि हम ठीक है, हम पीस करेंगे, आप भी आओ, हम सब एक ही गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन हमारे लिए जो अफ़गानिस्तान के लिए 20 साल हुआ वो बायत सेफ हो। ये मैसेज थे। अभी तो मेरे पास कोई मैसेज नहीं है। मैं अपने देश को, अपनी माँ को छोड़कर आई हूँ। तो सुना अपने महिला सांसद को, आगे वो रो भी पड़ी थी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान से एक और जंग की नौबत आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम में। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। काबुल पर तालिबान ने भले ही कब्जा कर दिया, तालिबानी सरकार के चेहरे भी सामने आ गए, लेकिन अब तालिबान को डर सता रहा है कि कहीं उनका बना बनाया खेल न बिगड़ जाए। और ये डर आया है अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर से, वो इलाका जहां तालिबान लाख कोशिशों के बावजूद भी कब्जा नहीं कर पा रहा। तालिबान बुरी तरह क्यों छटपटा रहा है? तालिबान एक और बड़ी जंग की तैयारी क्यों कर रहा है? काबुल जीतने वाले तालिबानी पंजशीर में क्यों ढेर हो रहे हैं? मुल्ला बरादर से लेकर सारे तालिबानी कमांडर क्यों घबराए हुए हैं? क्यों तालिबान को अब अफगानिस्तान में खतरे की घंटी सुनाई दे रही है? अगर पंजशीर पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ तो क्या होगा? तालिबान से लड़ने के लिए पंजशीर वालों ने सिर पर कफन क्यों बांधा? पंजशीर में घुसने से तालिबान के खूंखार आतंकी भी क्यों डरते हैं? अफगानिस्तान के पंजशीर, अंद्राब, बागलान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये क्षेत्र अहमद मसूद का है। साथ ही यहां पर अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी रुके हुए हैं। नॉर्दर्न अलायंस वही गुट है जिसने अब से 20 साल पहले तालिबानियों और रूसी सेना को टक्कर दी थी। एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी जंग नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी है और तालिबान छटपटा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में सरकार तो बना रहा है, लेकिन तालिबानियों के दिमाग की नसें पंजशीर ने हिला रखी हैं। तालिबान के टॉप कमांडरों से लेकर उसके तमाम खूनखार आतंकियों में पंजशीर को लेकर खलबली मची हुई है। अफगानिस्तान में 1.5 लाख की आबादी वाले पंजशीर प्रांत पर कब्जे के लिए तालिबान बुरी तरह से छटपटा रहा है। काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर के लड़ाके भी सिर पर कफन बांध कर बैठे हैं और तालिबान को सीधी चेतावनी दे रहे हैं, अगर हिम्मत है तो पंजशीर में घुसकर दिखाएं। तालिबानी आतंकी पंजशीर में घुसने की एक गलती कर चुके हैं। आमने सामने की लड़ाई में तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच जंग हुई तो पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के शेरों ने 300 तालिबानियों को मौत के घाट उतार दिया। असल में पंजशीर को अपने कब्जे में लेने के लिए तालिबान के लड़ाके बगलान सूबे के अंद्राब घाटी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पंजशीर के जांबाजों ने उन तालिबानियों पर घात लगाकर हमला बोल दिया। इस हमले में न सिर्फ सैकड़ों तालिबानियों की मौत हो गई, बल्कि नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने कई तालिबानियों को बंधक भी बना लिया। हाल ही के दिनों में तालिबानियों को मिली ये सबसे बड़ी शिकस्त है, सबसे बड़ा जख्म है, और तालिबान के इन जख्मों पर पंजशीर में बैठकर तालिबान से टकरा रहे अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने नमक छिड़क दिया। सालेह ने लिखा, जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है, उनके लिए एक पीस में जिंदा वापस जाना भी एक चुनौती थी। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी है। हालांकि तालिबान दावा कर रहा है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर लिया है। हम आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एकलौता प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो पंजशीर से तालिबान की लड़ाई का नेतृत्व तालिबानी कमांडर कारी फसीउद्दीन कर रहा है, जबकि पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व पंजशीर का शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद
और अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। सालेह ने आज तक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया है कि वो किस तरह से तालिबान से टक्कर ले रहे हैं। Mr. Saleh, you have been a part of the resistance even earlier. You look up to Ahmad Shah Massoud, the legendary Tajik commander. How is the situation different from the first time that you were resisting the Taliban and now? His son, Ahmad Massoud, is currently in the headquarters of his father, and people are rallying around him. I am also here. We have a very united command structure. What is key in situations like this is the motivation. It's the determination of the people. And secondly, it is the organization, command and control structure. And the last is resources. The first two elements are critical, and we have it already. We are not fragmented, we are not disunited. पंजशीर में तालिबान की ताकत फेल हुई तो उसने दिमाग लगाते हुए पंजशीर की घेराबंदी और बातचीत का प्लान बनाया। काबुल में तालिबान के एक प्रवक्ता ने दावा किया था कि पंजशीर घाटी के लोगों से बातचीत हो रही है। जल्द ही पंजशीर घाटी पर शांतिपूर्ण तरीके से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। जबकि अफगानिस्तान की पूर्व सरकार की सेना के एक प्रवक्ता के हवाले से बताया गया है कि पंजशीर के सेना के अधिकारी पंजशीर में तालिबान के साथ लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ ही तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में भी जुटे हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया कि बगलान प्रांत के बानू समेत 3 जिलों पर उसका कब्जा हो गया है। दुनिया में तालिबान अपनी बेइज्जती को देखते हुए 300 तालिबानी लड़ाकों की मौत का खंडन भी कर रहा है। लेकिन तालिबान को झूठा साबित करने के लिए 12 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये वीडियो पंजशीर का बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जैसे ही पंजशीर में तालिबानी आतंकियों ने घुसने की कोशिश की, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने उन पर गोलियां बरसा दी। आप देख सकते हैं कि तालिबानी आतंकी इधर उधर भाग रहे हैं। पंजशीर में तालिबान से टकरा रहे नॉर्दर्न अलायंस की कमान कभी अहमद शाह मसूद के हाथ में थी। वो अहमद शाह मसूद जिन्होंने सोवियत संघ से लेकर तालिबान तक को नाकों चने चबवा दिए थे। सोवियत संघ की सेना ने पंजशीर पर कब्जा करने की कई नाकाम कोशिशें की, लेकिन हर बार बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सोवियत संघ की सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अहमद शाह मसूद को सम्मान के तौर पर पंजशीर के शेर की उपाधि दी गई। नॉर्दर्न अलायंस की कमान फिलहाल अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद के हाथों में है। उन्होंने भी कह दिया कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं और मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा कोई शब्द नहीं है। अहमद मसूद ने अफगानिस्तान के सभी लोगों से तालिबान के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। अहमद मसूद ने कहा है कि वो आखिरी सांस तक तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अब आपको बताते हैं नॉर्दर्न अलायंस आखिर है क्या। अहमद शाह मसूद ने सोवियत संघ के खिलाफ पहली बार विद्रोही ताकतों को एकजुट किया था। 1996 में अहमद शाह मसूद ने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी। इस दौरान अहमद शाह मसूद को मजार शरीफ के वारलॉर्ड अब्दुल रशीद दोस्तम का भी साथ मिला हुआ था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही पंजशीर फिर से विद्रोह की आवाज बन गया है। नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और बल्ख प्रांत के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर के नेतृत्व में यहाँ तालिबान विरोधी सैनिकों और लड़ाकों की फौज इकट्ठी हो रही है। नॉर्दर्न अलायंस का एकमात्र उद्देश्य तालिबान को सत्ता से बाहर करने का है। आज तक ब्यूरो। पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए क्यों आसान नहीं है? क्यों अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह पंजशीर से तालिबान को चैलेंज कर रहे हैं? तो इसके पीछे कई बड़ी वजह है। सुनिए, आप अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाने वाले पंजशीर के लोग किसी भी कीमत पर तालिबान से भिड़ने को तैयार हैं। पंजशीरी अत्यधिक प्रेरित सेनानी है। यहाँ के लड़ाकों के लिए विख्यात अहमद शाह मसूद प्रेरणा स्रोत हैं। अहमद शाह मसूद आज भी तालिबान विरोधी और खासतौर पर यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक प्रतीक बने हुए हैं। पंजशीर के लोगों के जहन में 9 सितंबर 2001 को तालिबान और अलकायदा ने मिलकर की जो मसूद की हत्या है, वो गुस्सा कहीं टिका हुआ है, बसी हुई है।
पंशीरियों के दिल में, दिमाग पर बदले की भावनाएं हावी रहती हैं। यही बदले की आग उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है और वो अब तालिबान के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। काबुल में इस वक्त पूरी तालिबानी लीडरशिप मौजूद है और तालिबान के सारे कमांडर्स मिलकर सिर्फ और सिर्फ पंजशीर पर मंथन कर रहे हैं। यहाँ मुकाबला पंजशीर के 4 शेरों से है। इन चारों के पास न सिर्फ जंग लड़ने का हौसला है बल्कि तालिबान ये युद्ध कैसे लड़ा जाता है इसका भी तजुर्बा है। और यही वजह है कि तालिबान ने पंजशीर घाटी को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन पंजशीर के अंदर घुसने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। एक तरफ तालिबान का पूरा आतंकी संगठन है, सारे टॉप कमांडर हैं, और दूसरी तरफ पंजशीर में उससे टकरा रहे हैं ये 4 नाम। अहमद मसूद, पंजशीर के शेर का बेटा। अब्दुल रशीद दोस्तम, पुराने वॉरलॉर्ड। अमरुल्लाह सालेह, पूर्व उपराष्ट्रपति। अता मोहम्मद नूर, मिलिशिया नेता। इन चारों ने मिलकर तालिबान की नाक में दम करके रखा है। असल में पंजशीर के लोगों में अपनी आजादी और अपने इलाके को लेकर जो लगाव है वो इस इलाके को अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से अलग करता है। आज जब तालिबान लगभग पूरे अफगानिस्तान में दोबारा काबिज हो चुका है, यहाँ के लोग तालिबान से मुकाबला कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो तालिबान से आखिरी दम तक लड़ेंगे, फिर चाहे इसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। और यही वो वजह है जिसकी बदौलत अब पंजशीर में तालिबान के खिलाफ दूसरे समुदायों और मिलिशिया के लड़ाके भी एकजुट होने लगे हैं, ताकि वो तालिबान से अपने देश को फिर से आजाद करा सकें। पंजशीर ने अपने लड़ाकों की सही तादाद का तो खुलासा नहीं किया, लेकिन अंदाजा ये है कि यहाँ लगभग 6000 लड़ाके तालिबान से टकराने को तैयार हैं। फिलहाल खबर ये भी है कि इसी पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठे हो चुके हैं, जो तालिबान का सामना करना चाहते हैं। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ जो देशभक्त लड़ाके जमा हुए हैं, उनमें अफगानिस्तान की पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान के वॉरलॉर्ड कहे जाने वाले जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की फौजें शामिल हैं। हम आपको बता दें कि काबुल में जहां तालिबान की दहशत से लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं और तालिबान अत्याचार की अति कर रहा है, वहीं पंजशीर में तालिबान के नाम का खौफ नहीं है। पंजशीर में अमरुल्लाह सालेह मजे के साथ वॉलीबॉल खेलते भी नजर आए। उनका वीडियो दुनिया ने देखा है। यकीनन तालिबान को इससे चिढ़ भी हो रही होगी। आज तक को सालेह ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और ये भी बता दिया कि वो क्या चाहते हैं। You know, how will you fight? Taliban wants the emirate and you want a democracy. You see, what we do not want dictatorship. We want the pluralism in Afghanistan to survive. We want the Afghan people to have a say. We want the identity of individuals, of the communities, of all ethnic groups of Afghanistan. We want the Afghan fabric, societal fabric, to stay alive. We do not want Afghanistan to become Talibanistan. पंजशीर को तालिबानियों के रॉकेट्स और गोलियों का डर नहीं है, बल्कि उन्हें अगर किसी बात का डर है तो वो है तालिबानियों की उस व्यू रचना का जिससे उन्हें मुश्किल हो सकती है। असल में पंजशीर को लगता है कि तालिबान उन्हें काबू में करने के लिए उन पर सीधा हमला तो नहीं करेगा, लेकिन उन पर चारों तरफ से पहरे लगा देगा ताकि उनके खाने पीने की और दूसरी जरूरी चीजों की कमी हो जाए। आज तक ब्यूरो। क्या है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और तालिबान की दुश्मनी की इनसाइड स्टोरी हम दिखाएंगे। काबुल में तालिबान के सामने सबने सरेंडर कर दिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, लेकिन एक शख्स जो तालिबान के सामने नहीं झुका वो है अमरुल्लाह सालेह। काबुल पर कब्जे के बाद सबसे पहले तालिबान से जंग का ऐलान सालेह ने किया। आखिर क्या है सालेह और तालिबान की दुश्मनी की इनसाइड स्टोरी, देखिए। अमरुल्लाह सालेह के इस वीडियो ने यकीनन तालिबान को हैरान परेशान कर दिया होगा। अमरुल्लाह सालेह के चेहरे पर न खौफ है न ही तालिबान की धमकियों की चिंता। जिस तरह से अमरुल्लाह तालिबान के सामने डटकर खड़े हैं, आइए उसकी वजह भी जान लेते हैं। 1972 में पंजशीर में पैदा हुए सालेह कम उम्र में ही एंटी तालिबानी मूवमेंट से जुड़ गए। 1996 में तालिबानी आतंकियों ने टॉर्चर कर सालेह की बहन को मार डाला और उसी दिन से सालेह ने तालिबान के खात्मे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ताजिकिस्तान में सालेह ने अफगान दूतावास में नौकरी की
और विदेशी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम किया। इस काम की बदौलत ही 2004 में वो अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के चीफ बन गए। 2014 में अशरफ गनी सत्ता में आए तो उन्होंने सालेह को इंटरिम मिनिस्टर बना दिया, लेकिन किसी मुद्दे पर मनमुटाव के चलते 2019 में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अशरफ गनी को सालेह की ताकत और खूबियों का अंदाजा था। यही वजह रही कि दोबारा चुनाव जीतने के बाद गनी ने सालेह को पहले उपराष्ट्रपति नियुक्त कर दिया। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद सबसे पहले तालिबान के खिलाफ किसी ने मोर्चा संभाला तो वो है अमरुल्ला सालेह, और अब पंशीर की घाटी से सालेह तालिबान के साथ पंजा लड़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल